जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सुपर टेट के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट का, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं बालकों की अवस्थाओं को, और हम अभी तक जो कवर किए हैं वो है शैशवावस्था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड या बचपन। ठीक है ना। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर तो जरूर कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करवा पा रहे हैं। तो बस जिनके पास भी आप शेयर करिए उनसे बस यही कह दीजिए कि वो सब्सक्राइब भी कर दें उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो उसको पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। मैं पूरा डिटेल में सीरियल से ही प्रदान कर रहा हूं ताकि कहीं से कुछ छूट ना जाए। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आप अपना कार्य करिए, मैं अपना आपको पूरा बेस्ट ही दूंगा जो भी आपको फायदा पहुँचाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था के बारे में यानी चाइल्डहुड के बारे में बात करने से पहले ये समझ लीजिए बचपन होता क्या है। आप लोग सभी लोग इस दौर से गुजर के आए हैं। 6 से लेकर 12 वर्ष की जो एज होती है उसी के बीच के एरिया ही क्या कहलाती है, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के काल को हमने जो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने बताया था वह था 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। चाइल्डहुड या इसी को बचपन की अवस्था कहते हैं। इसी को जीवन का निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। जीवन के लिए जो निर्माण कार्य होना है, जो भी बनना है, भावी आधारशिला हमने बताया था कि शैशवावस्था में तो हो जाती, लेकिन निर्माण करने का कार्य किसमें होता है, बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं यानी बालक से संबंधित, इस अवस्था में बालक देखिए सामाजिकृत होने का प्रयास भी करता है, पढ़ाई में जाने का प्रयास, स्कूल में जाने का प्रयास और सभी चीजों से जुड़ने का प्रयास करता है बाल्यावस्था। ठीक है ना। और इसी के तहत हम पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और पांचों परिभाषाएं कई परीक्षाओं में पूछी गई, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं में पूछी गई है। जैसे कोल एंड ब्रूस, पहली परिभाषा है बाल्यावस्था की, कोल एंड ब्रूस की। किसकी है? कोल एंड ब्रूस महोदय की। इन्होंने कहा कि यह जीवन का एक अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का क्या है? अनोखा काल है, बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ। किसको बोला है कोल एंड ब्रूस ने? बाल्यावस्था। ठीक है ना। इन्होंने ही कहा कि संवेगात्मक विकास जो बालक का होना है, वैसे तो 2 वर्ष की अवस्था में सारे संवेग विकसित हो जाते हैं, हमने आपको बताया था, लेकिन संवेगात्मक विकास के लिए अनोखा काल यानी बेस्ट पॉइंट क्या है? बाल्यावस्था। ठीक है, क्योंकि इसमें उन संवेगों का प्रयोग करना सीखता है, कब रोना है, कब झगड़ना है, कब गुस्सा करना है, कब क्या करना है, ये चीजों को समझने लगता है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल इसीलिए इसको कहा गया। रास महोदय का कथन है कि मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता की अवस्था है। मिथ्या परिपक्वता या छद्म, इसको समझिएगा कि इसमें क्या है, बालक खुद को जताता है कि वह सामाजिक हो गया है। मिथ्या परिपक्वता मतलब वह एक प्रकार से परिपक्व हो गया है। जैसे देखिए शादी विवाह होती है तो ये सब बालक क्या करते हैं, पानी देते हैं, खाना परोसते हैं और अपने आप को हेडलाइट में रखते हैं कि हाँ मैं सबसे ही महान हूँ, मतलब पूरे शादी का फोकस मेरे ऊपर है, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ऐसा सोचते हैं इस अवस्था में बालक, जबकि यह झूठी परिपक्वता है। क्या वास्तव में परिपक्व है? नहीं। तो रास महोदय ने कहा कि यह छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बालकों का ऐसा मानना होता है, जबकि वास्तविक रूप से परिपक्व नहीं होते। किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा? किलपैट्रिक वही है जो जॉन डीवी के शिष्य थे, या जॉन डीवी के क्या है? शिष्य हैं। जॉन डीवी के शिष्य कौन? किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक महोदय ने क्या कहा कि यह प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक कहने का अर्थ है कि इसमें बॉयज के साथ समाजीकृत होते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ समाजीकृत होती हैं और एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। एक दूसरे, झगड़ने का अर्थ है मत समझिएगा कि लड़ाई करते हैं, झगड़ने का अर्थ है कि एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं कि हम आपसे बेहतर हैं, हम आपसे बेहतर हैं, हम आपसे बेहतर हैं। ऐसा करने के चक्कर में इन्हें प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा। किसने? किलपैट्रिक महोदय ने। स्ट्रेन महोदय ने इनकी क्या कहा है कि बाल्यावस्था में शायद ही कोई ऐसा खेल है जो बालक ना खेल सके। स्ट्रेन महोदय ने क्या कहा कि बाल्यावस्था में शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसको बालक ना खेल सके। कहने का अर्थ है कि हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ या कोई भी खेल हुआ, क्रिकेट हुआ, वो सारे खेल इस अवस्था में बालक सीख सकता है। ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी खेल को सीखने के लिए। सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? बाल्यावस्था का टाइम। ठीक है ना। तो बाल्यावस्था शायद ही कोई ऐसा खेल है जो इसमें बालक ना खेल पाता। फ्रायड महोदय का कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था काम प्रवृत्ति के लिए सुसुप्त काल है, यानी इस अवस्था में जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है वह क्या हो जाता है? नल, यानी वह सुस्त हो जाता है।
इसमें प्रदर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि बालक बालक के प्रति इसमें व्यवहार रखता है और बालिका बालिका के प्रति। इसी वजह से इसमें जो है काम प्रवृत्ति की भावना क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक ना, प्रदर्शन उसका नहीं हो पाता, यह बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं थी जो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। आप परिभाषाएं लिख लिए होंगे, सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं और सभी पूछी गई परिभाषाएं हैं। आगे देखते हैं। आगे हम बाल्यावस्था के उपनाम का वर्णन करेंगे। बाल्यावस्था के क्या क्या उपनाम हैं इसको हम वर्णन करेंगे। बचपन की अवस्था में और क्या नाम पड़ा है इस अवस्था का नाम, उसका अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, उपनाम। आप लोग हेडिंग बना के रखेंगे, उपनाम। आप हेडिंग बना लीजिएगा, उपनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण उपनाम मिलेंगे इसमें। जैसे इसमें मिलेगा प्रारंभिक विद्यालय आयु की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालयी आयु, प्रारंभिक विद्यालयी आयु की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालयी आयु की अवस्था माना गया है। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष की अवस्था में एडमिशन मिलता है 1 क्लास में, यानी एक ही क्लास में उसको, इसीलिए इसे विद्यालय जाने की आयु की अवस्था मानी जाती है। मतलब पहली बार विद्यालय में यह जाता है। हालांकि प्री प्राइमरी चलती है वो अलग है, लेकिन वो प्री प्राइमरी विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार की जाती है। वो विद्यालय में प्रवेश नहीं होता, वो इंटर नहीं करता है विद्यालय में, वो उसके लिए तैयार किया जाता है। ठीक है ना, प्री प्राइमरी में विद्यालय जाने के लिए बालक को तैयार किया जाता है, विद्यालय नहीं होता। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। क्लियर है ना। चुस्ती फुर्ती की अवस्था इसे कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? चुस्ती फुर्ती की अवस्था, चुस्ती फुर्ती की अवस्था। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बार बार कपड़े गंदे करते हैं, बार बार वो फ्रेंड्स के साथ मिलते जुलते रहते हैं, बार बार वो घर से बाहर ही घूमते रहते हैं, कभी पैर टिकता नहीं है, इसीलिए इसे चुस्ती फुर्ती की अवस्था कहा गया। इसी वजह से इसका एक नाम और मिलता है, गंदी अवस्था। कैसी अवस्था? गंदी। कि ये बाहर हमेशा जाते रहते हैं और गंदा करके कपड़े चले आते हैं, बार बार कपड़े को बदलने की जरूरत पड़ती है। ये सारे नाम इनके मिलते हैं। ठीक है ना। आप देखिए, अब इस अवस्था में बालक तर्क करना सीखेगा, तो तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था। बालक इस अवस्था में तर्क करना भी सीखता है कि चांद क्यों निकलता है रात में, सूर्य क्यों दिन में निकलता है, सूर्य क्यों पूरब से निकलता है, क्यों पश्चिम से नहीं निकलता, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे आकाश में ही क्यों हैं। इन सब पे वो क्वेश्चन करता है, और भी बहुत सारी चीज, जिज्ञासा उसके अंदर होती है तर्क के आधार पे। तो तार्किक चिंतन करने की भी अवस्था है। बार बार हर खेल में भागीदारी लेता है, हर खेल को खेल सकता है, इसीलिए इस अवस्था को खेल की भी अवस्था कहा गया। खेल की अवस्था, इसको नोट कर लीजिएगा, खेल की अवस्था। खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था थी। जो खिलौनों की अवस्था थी वो क्या थी? शैशवावस्था थी। लेकिन खेल की अवस्था किसे कहेंगे हम? बाल्यावस्था। क्लियर है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। ये अपने फ्रेंड्स के साथ झुंड में रहता है, इसीलिए इस अवस्था का एक नाम और मिलता है, उसका नाम है गैंग एज। क्या कहते हैं? गैंग एज। गैंग एज यानी क्या होगा? समूह अवस्था या टोली अवस्था। टोली अवस्था या समूह अवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। गंदी अवस्था को डर्टी एज भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डर्टी एज। ये भी ख्याल रखिएगा। ठीक है ना। और टोली अवस्था या समूह की भी अवस्था इसे कहते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा बेहतर है। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हेडिंग बनाइएगा बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे विशेषताओं के बारे में। देखिए क्या विशेषता हो सकती है। पहली, एक तो इनके अंदर संग्रह करने की क्षमता विकसित होती है। संग्रह करने की क्षमता देखिए होंगे बचपन में आप क्या करते थे, गुल्लक खरीदते थे, उसमें 5 रुपए 2 रुपए जो भी आप पाते थे उस टाइम उसमें स्टोर कर देते थे। प्लस खिलौनों को तोड़ करके उसके कलपुर्जों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको रखते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, फोटो खेलते थे, वो फोटो आता था जिसमें स्टिकर होता था, उसको हम कलेक्ट करते थे। गोली कंचा, कंचा भी खेलते थे तो हम इसको क्या करते थे, स्टोर करते थे। हारने का अगर गम बहुत ज्यादा होता था, मतलब हम लोग अगर हार जाते थे तो उसमें रोने वोने भी लगते थे, और मतलब क्योंकि हम स्टोर करने की क्षमता रखते थे, हमको लगता था कि ये सब हमारा है। और यही बात इसमें विशेषता में पहले आती है कि इसमें क्या होता है, संग्रह प्रवृत्ति की, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में होती है, ठीक है। और जब संग्रह करने की प्रवृत्ति होगी तो संवेगात्मक रूप से मनन स्मरण के रूप में ये बहुत ज्यादा इनका दिमाग एक्टिव रहता है कि ये जो है याद करते हो सब चीजों को, उनका स्मरण शक्ति बढ़ने लगता है, जिससे कहा गया कि इनके अंदर संवेदनशीलता, मनन करना या स्मरण करना, ये सारी क्षमताओं का विकास होता है, कि क्षमता का विकास होता है, कि क्षमता का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जिज्ञासा प्रबल होगी, जानने की इच्छा प्रबल होगी। जानने की इच्छा तो उसमें भी प्रबल थी सैसों में, लेकिन यहाँ जो जानने की इच्छा है वो तर्क पर है, मूर्त चिंतन पर। जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसके बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए ये तत्पर रहते हैं। यानी यहाँ हम कह सकते हैं मूर्त चिंतन पर प्रबल जिज्ञासा, मूर्त चिंतन पर प्रबल जिज्ञासा रखते हैं, प्रबल जिज्ञासा, ठीक है ना। नैतिकता का विकास होने लगता, उसमें नैतिकता का अभाव था, यहाँ पे किसका विकास होने लगेगा, नैतिकता का विकास होने लगेगा, नैतिकता का विकास होने लगता है। याद कर लीजिएगा, वहां नैतिकता शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव था, यहाँ पे नैतिकता का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। शैशवावस्था में आपने देखा कि पर निर्भरता होती थी, मतलब दूसरों पे निर्भरता होती थी, लेकिन यहाँ पे जो है निर्भरता स्वयं पर हो जाती है। किसकी, यहाँ पर यानी आत्मनिर्भर हो जाता है बालक। क्या हो जाता है यहाँ पर, आत्मनिर्भरता उसके अंदर विकसित हो जाती है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट, संग्रह करने की क्षमता, गुल्लक उदाहरण हमने बता दिया, कंचे इकट्ठा करता था, फोटो इकट्ठा करता था, संग्रह करने को। संवेदनशीलता, मनन या स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, किसी भी चीज को याद रखने की यादाश्त की स्मरण शक्ति विकसित हो जाती है। मूर्ति चिंतन, प्रबल जिज्ञासा हो जाती है मूर्ति चिंतन करने पे। नैतिकता का विकास हो जाता है और आत्मनिर्भरता इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें आत्मनिर्भरता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद और विशेषताओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसके आगे हम देखते हैं। छठवां पॉइंट आप लोग लिखेंगे। छठवां पॉइंट क्या है कि यहां पे काम करने की तीव्रता, काम करने की तीव्रता, अग्रणी रहते हैं, सदैव आगे रखते हैं अपने आप को। सातवां इसमें है चोरी करना या चोरी करने की आदत या झूठ बोलने की प्रवृत्ति विकसित। चोरी करने की आदत विकसित होती है और झूठ बोलने की भी आदत विकसित होती है, झूठ बोलने की आदत, ठीक है ना, इस अवस्था में विकसित होती है। आठवां पॉइंट देखेंगे, मतलब चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारी आदत इसमें विकसित हो जाती है। अगला देखेंगे आठवां पॉइंट कि निरुद्देश्य घूमता है। निरुद्देश्य क्या करता है, घूमता है, ठीक है ना। निरुद्देश्य क्या होता है, घूमता है, मतलब को बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकता रहता है। नौवां पॉइंट देखेंगे
9 पॉइंट क्या है कि रुचि में तीव्र परिवर्तन आती है, मतलब इंटरेस्ट में इसका क्या होता है, तीव्र परिवर्तन आता है, तीव्र परिवर्तन आता है। 10वां जो लास्ट पॉइंट है, समलिंगी भावना विकसित होती है, समलिंगी भावना विकसित होती है, समलिंगी भावना विकसित होती है। समझिएगा सारे पॉइंट को। काम करने की प्रवृत्ति यानी जो है वर्क करने में अग्रणी होगा, कार्य को करने में अग्रणी होगा। चोरी करना, झूठ बोलना, इन सब की आदत का विकास करता है इस अवस्था में। निरुद्देश्य किसी भी कार्य के लिए घूमता रहता है, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई भी कार्य करता रहता है तो उसमें कोई इसका उद्देश्य छुपा नहीं होता। रुचि परिवर्तन बहुत तीव्र हो जाता है, बहुत ही तीव्रता, इसीलिए इसे अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था को लिख लीजिएगा, अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। समलिंगी भावना विकसित होने का अर्थ क्या है कि इसमें बालक यानी बॉय के प्रति, यानी लड़का लड़के के प्रति, लड़का लड़के के प्रति और गर्ल के प्रति यानी लड़की लड़की के प्रति आकर्षित रहती है, लड़की के प्रति आकर्षित, मतलब समलिंगी भावना का विकास होता रहता है। और ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, मतलब बॉयज गर्ल इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं। और यहाँ पे जो है समलिंगी मतलब बालक बालक से प्रेम करेगा और बालिका बालिका से घृणा नहीं करती है। तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं थी, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए तो ठीक है, यहाँ तक आज वीडियो रखते हैं। और कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।